जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और अब तक हमने मॉडल पेपर 13 कर लिए हैं और ये हमारा 14वां मॉडल पेपर होने वाला है। हमारी वीडियोस के अंदर दो भाग हैं, पहला है जीके का जिसके अंदर होने वाले हैं 15 क्वेश्चन और दूसरा है साइंस का जिसके अंदर होने वाले हैं 15 क्वेश्चन। तो दोस्तों बिना आपका टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है और पहला ही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विश्वनाथ आनंद है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं या उनका जो है कौन सा गेम खेला करते थे। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी शतरंज और डी फुटबॉल। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि वो जो है विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज खेला करते थे जिसे इंग्लिश के अंदर चेस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला दे रखा है कि भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। भाई भूकंप जो मापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने सिस्मोग्राफ, कंपास, परसेक और डी बैरोमीटर। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ए सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापने के यंत्र को कहा जाता है। भाई भूकंप मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईटानगर किसकी राजधानी है। भाई ईटानगर किसकी राजधानी है। ऑप्शन है आपके सामने अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा और डी मिजोरम। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, त्रिपुरा की अगरतला है और मिजोरम की आइजोल है। ये चीज भी आपको याद रखने ली है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या होगा कि ईटानगर किसकी राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई जी के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है और इसकी जो रचना है वह करी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और दोस्तों हमारा राष्ट्रीय गान क्या है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन और उसकी रचना करी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत के साथ साथ बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा था। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या होगा कि भाई राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है भाई कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी। भाई लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी। क्वेश्चन है आपके सामने ए साइमन कमीशन भारत आया तब, नमक कानून तोड़ा तब, सी स्वतंत्रता के समय और डी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब साइमन कमीशन भारत आया था उस समय लाला लाजपत राय ने इस कमीशन के खिलाफ विरोध आंदोलन करा था, जिस आंदोलन के अंदर अंग्रेजों ने इन्हें लाठी चार्ज करा था और लाठी से मार मार कर इनकी हालत खराब कर दी थी। उस कारण से ये जो है शहीद हो गए थे या इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि भाई साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उस समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला पूछ रहा है भाई भारत के प्रथम व्यक्ति कौन होता है। भाई भारत का अंदर जो प्रथम व्यक्ति होता है वह कौन होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत का प्रथम व्यक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति होता है। हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जो कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत का प्राचीन वेद कौन सा है। भारत का प्राचीन वेद कौन सा है, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद का है। ठीक, सॉरी, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है। भाई सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका के कौन से हिस्से में है या कौन से तरफ है। तो ठीक है, ऑप्शन है उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में और पश्चिमी अफ्रीका के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका के उत्तरी भाग के अंदर है, यानी कि वह उत्तरी अफ्रीका के अंदर है। तो सहारा मरुस्थल कहां पर है, उत्तरी अफ्रीका में है। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है भाई कि 10 मई 1857 की क्रांति
कहां से शुरू हुई थी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जैसे 1947 में क्रांति हुई थी, उससे पहले स्वतंत्रता के लिए 10 मई 1807 की क्रांति हुई थी, जिसके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ राजाओं ने युद्ध लड़े थे। ये कहां से शुरू हुई थी ये बता देता हूं मैं आपको। ये है जो है मेरठ से शुरू हुई थी। 10 मई 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। दोस्तों उम्मीद है आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भाई भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी लोकमान्य तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस और डी महात्मा गांधी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है भारत का आयरन मैन या लौह पुरुष कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है भाई राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी स्थित है। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहां स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी हैदराबाद और डी लखनऊ। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी जो है बेंगलोर के अंदर स्थित है। आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला दे रखा है कि भारत में परमाणु परीक्षण कहां होता है? भारत के अंदर जो परमाणु परीक्षण है वह कहां होता है? ऑप्शन है आपके सामने पोखरण, बी पुणे, सी कोची और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा पोखरण के अंदर जो है भारत के अंदर परमाणु परीक्षण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है भाई भारत राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? दोस्तों अभी हमने बात करी थी राष्ट्रीय गीत के ऊपर, जो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और मैंने आपके साथ साथ बताया था कि राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन है, जन गण मन है। और उसकी रचना किसने करी थी? वह करी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इसको गाने में लगते हैं पूरे 52 सेकंड का समय लगता है, या 52 सेकंड की अवधि के अंदर ही इसे गाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। अगला प्रश्न है जेब्रा लाइन का संबंध किससे है? जेब्रा लाइन जो होती है ब्लैक एंड व्हाइट में जो रोड के ऊपर देखने को मिलती है वह किससे है? तो उसके अंदर बता दिया जाता है, ये इसका अर्थ होता है घनी आबादी वाला क्षेत्र, जहां के अंदर गाड़ी को जो है धीरे चलना होता है। यहाँ पर जो है रोड क्रॉसिंग का जो है, इसमें जो है रोड क्रॉसिंग के लिए ये बनाई जाती है, यानी सिग्नल देने के लिए होती है कि भाई आप जो है अपनी गाड़ी को धीरे कर लीजिए, आगे जो है जेब्रा लाइन है और यहाँ पर जो है घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि भाई सिग्नल के लिए जो जेब्रा लाइन का संबंध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? आपके सामने ऑप्शन है प्रशांत और आर्टिक, और ऑप्शन बी है प्रशांत और अंटार्कटिक, और सी है आर्टिक और अंटार्कटिक, और डी है प्रशांत और अटलांटिक। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। प्रशांत और अटलांटिक के बीच, सॉरी, पनामा नहर जो है प्रशांत और अटलांटिक को जो है दो महासागरों को जोड़ती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं विश्व के अंदर कुल 5 महासागर है और 7 महाद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा साइंस का होने वाला है। 15 क्वेश्चन हमारे जीके के खत्म हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन साइंस का आ चुका है हमारे सामने कि हाइडल पावर स्टेशन, हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? हाइडल यानी हाइड्रो या फिर वाटर, जो वाटर पावर स्टेशन होता है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों हाइडल से ही आप समझ जाओगे कि भाई उसका जो है पानी मुख्य स्रोत होता है, यानी जहां पर पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है उसे हाइडल पावर स्टेशन कहा जाता है। जहां पर पानी फोर्स के साथ के अंदर नहरों से या डैम से नीचे गिरता है, जिससे कि क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, जिसे हाइडल पावर स्टेशन का नाम दिया जाता है। और उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? पानी होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? दोस्तों निम्न यानी ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है भाई रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर और अबेकस। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये तीनों ही जो दिख रहे हैं आपके सामने, रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर, ये तीनों ही जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं। लेकिन जो अबेकस है उसकी रचना कुछ इस प्रकार की होती है, जब कंप्यूटर और कैलकुलेटर नहीं होते थे उस समय इसको प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और इस तरीके के सम करने के लिए यूज में लिया जाता था। इसे आप कैलकुलेटर का नाम भी दे सकते हो, पुराने जमाने का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं, एक लकड़ी के ढांचे पर बनाया जाता था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रख लेनी है और आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई।
समय और किसके गुणनफल के बराबर विस्थापन होता है। दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, और उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं भाई। ये पूछ रहा है समय और इन ऑप्शन में से किसके गुणनफल के बराबर विस्थापन होता है, या विस्थापन का मान किसके बराबर होता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि समय और वेग के गुणनफल के बराबर क्या होता है, विस्थापन होता है। आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा अम्ल है, यानी इन जो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से अम्ल या एसिड कौन कौन से हैं। ऑप्शन है आपके सामने CH3, COOH, HCl और H2SO4, या यह सभी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं ये तीनों ही जो है अम्ल या एसिड होते हैं, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। ये तीनों ही क्या है, अम्ल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ऑप्शन है आपके सामने विद्युत का सुचालक है। भाई ये पूछ रहा है कि विद्युत का सुचालक है, इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सुचालक कौन कौन सा है जिसके अंदर विद्युत जो है आसानी से गमन कर सकती है। दोस्तों कई लोगों के ये जो क्वेश्चन है गड़बड़ी करने वाला है। देखो ऑप्शन है आपके सामने तांबा, बी लकड़ी, सी रबड़ और डी शुद्ध जल। दोस्तों कई बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होंगे और गलत जवाब दे देंगे कि शुद्ध जल के अंदर जो है विद्युत आसानी से गमन कर सकता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं शुद्ध जल का pH मान 7 होता है और ये न्यूट्रल होता है, जिसके कारण जो है शुद्ध जल के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी गमन नहीं कर सकती, या इलेक्ट्रिसिटी जो है एक चाल नहीं कर सकती, या करंट नहीं लगता। जैसे लकड़ी और रबड़ के अंदर नहीं लगता, उसी प्रकार शुद्ध जल के अंदर भी करंट नहीं लगता है, लेकिन तांबे के अंदर आसानी से विद्युत जो है चाल कर सकता है। यानी ये सुचालक कौन सा होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तांबा जो है विद्युत का सुचालक है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन ऑप्शन वाइज होते हैं, ठीक है। ऑप्शन दे देंगे आपको, 3 में से गलत छाटने होंगे और 1 सही छाटना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है। जो विद्युत मोटर होती है वह विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं भाई, ए यांत्रिक ऊर्जा, बी प्रकाश ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रकाश ऊर्जा में तो कतई नहीं बदलेगी, सौर ऊर्जा सूर्य से मिलती है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि भाई यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है भाई कि जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो इसे रोकने का कार्य कौन करता है। जो भाई बैक्टीरिया होता है वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो उसे रोकने का कार्य हमारे शरीर के अंदर कौन सा जैविक है या कौन सा जीव है जो करता है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं भाई, ए प्रतिजैविक, बी प्रतिरोधी, सी क्षारक और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो इसे रोकने का काम प्रतिजैविक का होता है, या एंटीबायोटिक, एंटीवायरस आप जिसे कहते हो, तो उसका कार्य होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है मेरे भाई कि सोडा बनाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है। भाई जो सोडा बनाते हैं उसके अंदर कौन सी गैस मिलाई जाती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो सोडा गैस होती है उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है, इसलिए उसके अंदर झाग भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है मेरे भाई के धावन सोडा का सूत्र क्या होता है। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है आपके सामने NaOH, NaHCO3, NaCl और Na2CO3। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। Na2CO3 जो है धावन सोडा का सूत्र होता है, इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई किससे वायु प्रदूषण होता है। भाई किससे वायु प्रदूषण होता है, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इसी में से आपको बताना है कि किन किन से जो है वायु का प्रदूषण होता है। ऑप्शन सुनिएगा, ए पेट्रोल, बी डीजल, सी सीएनजी और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है सी एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि पेट्रोल और डीजल जो है जलने के बाद धुआं नहीं देते, लेकिन जो सीएनजी की गाड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा धुआं देती है, जिसके कारण जो है वायु प्रदूषण होता है। पेट्रोल डीजल भी देता है, बट वो साइलेंसर या फिर इंजन में खराबी होने के कारण ही ये धुआं निकलता है, बट पेट्रोल और डीजल जलने के बाद आसानी से धुआं नहीं देते। आप इसे सूखे के अंदर जला करके देख सकते हो विदाउट गाड़ी के। लेकिन जो है सीएनजी जो है जलने के बाद धुआं देता है, और जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है हमें कि मस्तिष्क को
कौन नियंत्रित करता है? जो हमारा ब्रेन होता है उसे, या मस्तिष्क होता है, या हमारा दिमाग होता है उसे कौन कंट्रोल करता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि तंत्रिका तंत्र जो है हमारे ब्रेन को कंट्रोल करती है। आपका ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला है भाई, धातुओं में चमक किसके कारण होती है? जो धातु होते हैं या मेटल होते हैं, धातु या मेटल जो होते हैं उनके अंदर जो चमक होती है वह किसके कारण होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण जो है धातुओं के अंदर चमक होती है। ठीक है, जो लोहे का जो रोड वगैरह होती है वो क्यों चमकती है? क्योंकि उनके जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसी वजह से जो है वो चमकते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, गैल्वेनोमीटर जो है क्या मापता है? गैल्वेनोमीटर जो होता है वो क्या मापता है? ऑप्शन है विद्युत ताप, बी विद्युत धारा, सी विद्युत विभव और डी विद्युत ऊर्जा। आपका सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है। आपका ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ऊंट के कुब्बड़ में किसका संचय होता है, या किसका स्टोरेज होता है, या किसका जो है क्या इसके अंदर होता है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है हवा, बी ग्लूकोज, सी जल और डी वसा। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। काफी लोग बोलते हैं कि जो ऊंट है अपने कुब्बड़ के अंदर पानी और क्या है खाना बचा के रखता है, बट वो सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब होगा वसा होती है ऊंट की कुब्बड़ के अंदर, जिसे अपन चर्बी भी कह सकते हैं, तो वसा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी डी आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है मेरे भाई कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? जो है ऑप्शन है आपके सामने, ए गेंगा, बी हैजा, सी अस्थमा और डी तपेदिक। दोस्तों इन तीनों बीमारियों के बारे में हमने पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ रखा है, लेकिन जो है गेंगा के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि आयोडीन की कमी से गेंगा रोग होता है और ये अपने गले के अंदर होता है। ठीक है, गले के अंदर होता है, जिससे अपन टॉन्स वगैरह भी हो जाते हैं, इसको मोटी मोटी गांठें बन जाती है अपने गले के अंदर। तो आयोडीन यानी आयरन की कमी से होने वाला रोग है कौन सा है? गेंगा रोग है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन ए इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे भाई कि आपके जो है 30 में से क्या स्कोर रहा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ में आज की वीडियो को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अपन जोरों शोरों से तैयारी के अंदर लगे हुए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम इसी के साथ आपके लिए बहुत ही शानदार शानदार वीडियोस लाते रहेंगे, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लाते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम। कल मिलूंगा आपको इसी समय 7 बजे। जय हिंद, जय वंदे मातरम।